नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मैं अपने खास मुलाकात में नित नए मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं, परिचय कराता हूं। इस प्रोग्राम में हम देश के उन नामचीन लोगों, उन हस्तियों को लाते हैं जिनके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। समाज में एक नई गति प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाला वो शख्स अपने पेशे से वकील, जो गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से जगह जगह घूमकर हरियाणा, चंडीगढ़ में उन बच्चों को सहेज कर शिक्षित करने का काम करने लगा। एक व्यवसायी को उन गरीब बच्चों की इतनी चिंता क्यों सता रही थी, जब देश में भूखमरी की संख्या बढ़ रही हो, देश में हंगर ऑफ इंडेक्स में देश निचले पायदान पर आ रहा हो, शिक्षा के मामले में देश पिछड़ रहा हो, भले ही हम नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हो। शिक्षा वही अच्छी होती है जिसे पढ़ते पढ़ते हम कोई तकनीक सीख सकें, हम एक नया आयाम स्थापित कर सकें, हम अपने जेब खर्चे के लिए कुछ पैसे कमा सकें। हम सीधा ऐसे ही एक होनहार और गरीब बच्चों के लिए बीड़ा उठाकर काम करने वाले हरियाणा के रहने वाले एडवोकेट हरिओम जिंदल जी से आज आपकी मुलाकात कराता हूं। हरिओम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। हरिओम जी, ये बच्चे आपके पीछे दिखाई दे रहे हो, इन बच्चों के लिए आपने अपना जीवन एक तरीके से दांव पर लगाया है। आखिर एक व्यवसायी को इस समाज में ऐसा क्या नजर आया जो टूटे फूटे घरों में जाकर उन बेसहारा, जिन्हें कोई शिक्षित न कर सकने के लिए उनके पास न पैसा है न धन है, उन्हें के घर संभालने के लिए, परिवार संभालने के लिए वो निकल पड़ा। शिव कुमार मिश्रा जी, पहली बात, हम कहते हैं कि देश हम सबका है। जब देश हम सबका है, देश के अंदर कोई भी जो व्यवस्था ठीक नहीं है उसका प्रभाव हम सब पे पड़ता है। अगर हमने एक अच्छा जीवन जीना है तो पूरा का पूरा देश अच्छा होना चाहिए। हर देश का नागरिक, उसको सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, उसकी जो काबिलियत है उसको विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जो समाज होता है वो एक इंसान से नहीं चलता है, सब लोगों के सहयोग से चलता है, सब लोगों की काबिलियत को विकसित करके चलता है। तो जब देश में त्रुटियां हैं, एक बहुत बड़ा अंग हमारे देश का जो शिक्षा से वंचित रह जाता है, पढ़ नहीं पाता है। और दूसरी बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब वो रिश्वत ले रहे हैं सरकारी पदों पर बैठ के, और पढ़े लिखे लोग उनको रिश्वत दे रहे हैं, तो दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, दूसरी गरीबों को शिक्षा कैसे मिलेगी और कब पहुंचेगी। तो इन दोनों सवालों के जवाब में मेरे को लगा कि पैसे तो बहुत कमा लिए जाएंगे, पैसे कमाने की बात नहीं है, बात है कि गरीबों को न्याय दिलवाने की। और गरीबों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक गरीब वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और अच्छी शिक्षा लेके उनको ये नहीं समझ आ जाएगा उनका देश में उनका हक क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किस तरीके की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। जो लोग सरकारें चुन रहे हैं, गरीब लोग भी अपनी वोट डाल रहे हैं और 80% वोटें इन्हीं के पास हैं। अगर गरीब लोग वोटें डालने के बाद भी इनको गरीबों को कुछ मिल ही नहीं रहा, सरकार इनकी वोटों से बन रही है, तो इनको वोट की महत्वता के बारे में भी नहीं पता। तो शिक्षा मेरे को लगा कि इनके तक पहुंचाओ, इनको समझ आए कि ये देश का हिस्सा कैसे हैं, एक वोट की महत्वता क्या है, चुनाव क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है। ये सारी की सारी शिक्षा हो जिससे ये जागरूक बने और
अपने वोट का सही हक का इस्तेमाल करते हुए देश में जो गरीबी है और गरीबों के जो हक मारे जा रहे हैं उनको ये अपने आप को बचा पाएं। हरिओम जी, लगातार आप इसी शिक्षा पद्धति पर, इन सब पर बात करते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं इन बच्चों को ताकि इनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो? हाँ जी, देखो, ये सिर्फ मैंने जैसे बताया कि अगर देश में कोई कमी है तो सिर्फ बच्चे ही प्रभावित नहीं है। उस कमी के कारण अगर भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार से पत्रकार भी प्रभावित है, एक अच्छा समृद्ध नागरिक भी प्रभावित है। तो हर तरीके का नागरिक प्रभावित होता है। तो ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बच्चों के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, पीछे आपके बच्चे हमें नजर आ रहे हैं। क्या किसी बच्चे से बात होगी? क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्या तैयारी करते हैं? मैं तो आपको हाँ, धन्यवाद देता हूं कि एक व्यवसायी जिसका अपना सब कुछ ठीक चल रहा हो, जो विदेश में व्यापार करता हो, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा। पेशे से भी आप एडवोकेट हैं और उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाने का जो आपने मंसूबा पाला, जो ज्यादा कम आपने होगी। काम करने का हौसला दिखाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप निरंतर यूं ही काम करते रहें ताकि इन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके ये शब्द बड़े मेरे को प्रोत्साहित करेंगे। मैं अभी आपके साथ राधा से मिलाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि जो ये शिक्षा हमें बेसिक शिक्षा है, जिसमें कुत्ते बिल्ली चूहे भरे हुए हैं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आर फॉर एट, ये अंग्रेजों ने बनाई थी शिक्षा। उन्होंने हमारे हमारे हिंदुस्तानियों को कुत्ता बिल्ली चूहा ही समझा था और कुत्ता बिल्ली चूहा बनाने वाली ही पढ़ाई कराई थी। आज के टाइम की जरूरत है कि आज जैसे देश चलता है उसकी पढ़ाई कराई जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोकतंत्र क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, कानून कैसे काम करता है। तो हमने सारी शिक्षा नहीं बनाई, उसको अल्फाबेट के साथ जोड़ा। अभी मेरे साथ ये राधा जुड़ी है। राधा आपको एबीसी सारी सुनाएगी। राधा सुनाओ एबीसी। A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independent, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for social, T for tax, C for unique, V for vote, T for tax, C for unique, V for vote, W for work, X for X-ray, Y for youth, Z for Z. अब आपने ये जो एबीसी सुनी है, ये अल्फाबेट ही चेंज कर दिए, ए से हाँ, लेके ये जेड तक पूरा चेंज ही कर दिया आपने उसका। हाँ, इसको मैंने आज के जरूरत के हिसाब से जोड़ दिया। हमें ये समझना होगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है जो स्कूल में जा नहीं पाती। अगर जाती है तो स्कूल से 5वीं से आगे बढ़ नहीं पाती, कोई 8वीं में छोड़ देता है, कोई हायर सेकेंडरी में छोड़ देता है, यूनिवर्सिटी जाने का किसी को मौका नहीं मिलता। जो सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंस के हैं, समाज को चलाने वाले विषय हैं, जैसे सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, कानून, ये सारे विषय वो हैं जो हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। जब बहुत सारे बच्चे हमारे देश के युवा ऐसे हैं जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको समाज को चलाने वाली शिक्षा कैसे मिलेगी? तो मैंने फिर वो सारे के सारे अध्ययन करने के बाद खोज के बाद मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स को इन बच्चों को शुरू से पढ़ाने का एक तरीका ढूंढा। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ दिया। हमारी लोकतंत्र डी फॉर डेमोक्रेसी के साथ जोड़ दी। संविधान सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया। कानून की विद्या को एल फॉर लॉ के साथ जोड़ दिया। पब्लिक फाइनेंस को टी फॉर टैक्स के साथ जोड़ दिया। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इलेक्शन पर चलता है, तो ई फॉर इलेक्शन के साथ जोड़ दिया। अब इलेक्शन वोट से होता है, वी फॉर वोट से जोड़ दिया, ताकि ये सारे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा नहीं पहुंच पाएगा, उसको छोटे लेवल से ही, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है, वहीं से ही उसको ये सारे विषय मिलने शुरू हो जाएं, ताकि जितना भी वो पढ़े उसको देश कैसे चलता है उसके बारे में मालूम हो, एमपी एमएलए की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में पता हो, मंत्री का क्या रोल है उसके बारे में पता हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करनी है उनके बारे में पता हो, अपने आर फॉर राइट्स पढ़ाते हैं, अपने हक कैसे लेने हैं उसके बारे में पता हो, जे फॉर जज पढ़ाते हैं। तो ये सारे अल्फाबेट्स जो हैं, जो बहुत ऊंचे लेवल की शिक्षा है, जिसको हमने अल्फाबेट के साथ जोड़ दिया, ताकि इन्हीं के लेवल से ये शिक्षा जो है इन तक पहुंचनी शुरू हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
मैं इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल करूंगा कि जब आप ये सब समझाने लगे तो क्या बच्चे समझ के इसका बेनिफिट उठा लेंगे आने वाले समय में, या अभी आपको दिख रहा है इसका असर? देखो, इसका असर तो अभी से नजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये शिक्षा हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे बच्चों के मन में ये शिक्षा जा रही है। और जैसे जैसे बड़े होंगे, उनका जिस बेस से वो बड़े होंगे, उनका जो नींव है, नींव मजबूत है, तो जरूर डेफिनेटली है कि उनकी जो इमारत होगी वो भी मजबूत होगी। जब ये वोटों की बात आएगी, चुनाव की बात आएगी, तो इनके लिए ये वोट चुनाव कोई ऐसी चीज नहीं होगी, एलियन नहीं होगा। इनके लिए होगा कि हाँ भी हम जानते हैं जी क्या होगा, वोट का क्या होगा, कौन जीतेगा, जीतने वाले की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये सारी बातें बच्चों को पता है। जैसे डी फॉर डेमोक्रेसी की हमारी जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी प्रैक्टिकल है। रोशनी कामयार अभी आपको दिखाते हैं डी फॉर डेमोक्रेसी क्या सीखती है। हाँ जी। Democracy means there is if election, in the election there is before vote, whosoever gets the maximum vote gets, if electing the one who gets elected makes the for government and gets the for tax money for pardon our rights. अब इन्होंने डी फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूरी देश की व्यवस्था सीख ली। इसने कहा जी डी फॉर डेमोक्रेसी में ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है, जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो इलेक्ट होगा, जो इलेक्ट होगा वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा, और जो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा उसको मेरा टी फॉर टैक्स का पैसा जाना है गवर्नमेंट चलाने के लिए। हरिओम जी, एक बड़ी मन में जिज्ञासा आ रही है। हाँ जी। जिज्ञासा ये है कि जैसे अब हम पढ़ते आए ए फॉर एप्पल, हाँ जी, बी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ऐसे में वो हम फील करते आए कि अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो बच्चों को बताया गया ये ए फॉर एप्पल है, एम फॉर मैंगो, ये आप मैंगो खा रहे हैं, वो फीलिंग आ गई बच्चे में। मैं आपकी भाषा पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने का प्रयास करूंगा, दर्शक भी समझेंगे, आप उन्हें समझाने का भी प्रयास करेंगे। अब ये टैक्स है, बच्चों को दिखा नहीं सकते कि टैक्स कहाँ लगता है। टैक्स लगता है, ये हम महसूस करते हैं, अकाउंट से पैसा कटता है, टैक्स चला जाता है। डेमोक्रेसी, मेरी उम्र 50 वर्ष होने जा रही है, नहीं आज तक समझ पाया। बच्चों को आपने समझाने का प्रयास किया। नॉलेज, ये अमूर्त शब्द है, इनका कोई मतलब विश्लेषणात्मक कोई आप नजरिया नहीं प्रस्तुत कर सकते कि ये दिख रही है, ये देखो हाथ में मेरे में डेमोक्रेसी है, ऐसी ही होती है। लेकिन जो लोगों ने शब्द रखे उनके साथ कहीं ना कहीं एक चीज जोड़ के रखी। फील नहीं कर सकते तो समझने में क्या आपको नहीं लगता है कि कैसे समझेंगे बच्चे? या मेरा इसलिए है ये सवाल कि लोग ये सवाल करेंगे, जब इंटरव्यू देखेंगे तो वो कहेंगे कि आखिर क्या है ये। शिव जी, मैं ये सवाल ना बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ और जवाब भी देता आ रहा हूँ, क्योंकि जो भी ये शिक्षा के बारे में पहली बार जानकारी लेता है तो उनके मन में ये सवाल होना एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि मानसिकता वैसी ही बनी हुई है पुरानी शिक्षा से। तो जैसे ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आपने बोला ए फॉर एप्पल, एप्पल तो दिखा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिखाएंगे? तो हमारी जो बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, उसमें हमने जितनी भी शिक्षा को एक्सप्लेन किया हुआ है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिया हुआ है। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से समझाने के लिए हमने क्या किया कि माँ रसोई कैसे चलाती है, बच्चों के लिए खाना कब चाहिए, उसके लिए राशन कहाँ से आएगा, राशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे अगर बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें हैं तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जिस तरीके से माँ एक बच्चे के पूर्ति करती है रसोई चला के, टाइम से खाना दे के, तो इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मुख्यमंत्री स्टेट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी जिले की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हम रसोई से सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से एल फॉर लॉ है। अब एल फॉर लॉ में क्या होता है कि आपका राइट बेस्ड सोसाइटी है कि आपके राइट्स हैं और ऑब्लिगेशन है। अगर राइट है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन है। उनको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट पे ले जाते हैं। ट्रैफिक लाइट पे लाल बत्ती एक को रोकती है और दूसरे को जब ग्रीन बत्ती है उसको राइट देती है, आप चले जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास अगर राइट है हरी बत्ती में क्रॉस करने का, तो जैसे ही लाल बत्ती हो जाती है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है रुकने का भी। तो ऐसे हम राइट और ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि समाज जो चलता है राइट और लॉ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर चलता है। इसी तरीके से सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म्स अबाउट अवर राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे राइट्स भी बताता है, हमारी ड्यूटीज भी बताता है।
तो जिसने बेसिक बेसिक परिभाषाएं सीख ली, अब उसकी अगर डिटेल में जानकारी लेनी है तो डिटेल की बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेगा। पर जो मूलभूत जानकारी है वो हर बच्चे को इस जीवन पे इस लेवल पे पहुंचनी जरूरी है, ताकि ये सारे विषय जो है जो उसको पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा 80% जनसंख्या को, तो कम से कम उनकी इंट्रोडक्शन तो उनको मिल जाए। उनको वी फॉर वोट तो पता हो, डी फॉर डेमोक्रेसी तो पता हो, आर फॉर राइट्स तो पता हो। हरिओम जी, अगर ये बच्चे जो आपके पास पढ़ते हैं फिर इन्हें प्रमाण पत्र मुहैया कराने का क्या साधन करते हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ेगा और उसके पास अगर कोई उसके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी शिक्षा तो मानी नहीं जाएगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखो जी, ऐसा है कि हमारे जितने भी राजनेता है ना, उनके पास कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं होता। उनको तो ये आना चाहिए कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है और वोटें कैसे लेनी है। ये ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, समझदार इनके पास ज्ञान है, ये लोगों में समझदारी बांटेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे देश के नेता बनेंगे और किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इनको भी, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप अनपढ़ हैं, इनको इस बात की समझ नहीं आएगी, तो इनका हम नेशनल ओपन स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं और वहाँ से इनका तीसरी का, पाँचवीं का, आठवीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का इम्तिहान दिलवा के इनको आगे लेके जाते हैं। एक बड़ी आप अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और अपना खुद घर जाकर इनको पढ़ाने का काम एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। साथ ही हरिओम जी, इस समय कितने बच्चे आप शिक्षित कर रहे हैं? इस समय लगभग कितने बच्चे हैं आपके पास? देखो जी, मैंने 2013 से शुरू किया था, 1000 से ऊपर मैं बच्चा पढ़ा चुका हूँ अब तक। और इस ये प्रोसेस जो पढ़ाने का लगातार जारी, हमने एक भी दिन नहीं छोड़ा ये प्रोजेक्ट। और लुधियाना के अलावा, पंजाब लुधियाना में मैं हूँ, इसके अलावा पूरे भारत देश में मेरे 275 के करीब प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर ये वाली जो नई बनाई हुई शिक्षा है ये बच्चों में बांटी जा रही है। गरीबों के बच्चों के साथ साथ इन्हें कुछ रोजगार का भी इसमें कुछ आप शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि अभी जरूरत तो देश में रोजगार की है। देखो, आप देखोगे कि जो 13-14 साल के बच्चे हो जाते हैं, बाल मजदूरी में चले जाते हैं। बाल मजदूरी, पंजाब जैसी स्टेट में मजदूरों की बहुत कमी है, तो काम की इनके पास कमी की बात नहीं है, काम इनको मिल जाता है। बात यह कि ये शिक्षित बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी वोटों से सरकार बनती है, हमें ध्यान रखना चाहिए। और सरकार की बनाई हुई नीतियों के ऊपर देश चलता है। सरकार की बनाई हुई नीतियां निर्धारित करेंगे कि देश में कौन गरीब रहेगा, कौन अमीर बनेगा। अगर वो नीतियां बनाने की प्रोसेस में इनको जोड़ दिया, तो जो नीतियां बनेंगी वो बैलेंस, संतुलित नीतियां बनेंगी। अमीरों का भी ध्यान रखेंगी, गरीबों का भी ध्यान रखेंगी, हर जाति का भी ध्यान रखेंगी। आज जो नीतियां बनती हैं वो पूंजीवादियों के लिए बन रही हैं, अमीर को अमीर बना रही हैं, गरीब को गरीब बना रही हैं। तो हमारे लिए सबसे बहुत जरूरी बात है कि जो भी हमारा नागरिक है, चाहे शिव जी आप खुद क्यों ना हो, आपके साथ जुड़े हुए पत्रकार क्यों ना हो, सारे के सारे असहाय महसूस करते हैं सरकार के सामने। लोकतंत्र में अगर कोई भी नागरिक असहाय महसूस करे सरकार के सामने, हमारी आंखों के सामने हमारे देश का नुकसान हो रहा हो, तो हम डेमोक्रेटिक सिटीजन नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हरिओम जी, कोई और ऐसा बच्चा जिसने कुछ आपने तैयार कराया और उसे पूरा विधिवत ज्ञान हो, कोई और हाँ, एक आध बच्चा? सारी तैयार है। सविता इधर आओ, सावित्री का मेयर। अब देखो, हम इन बच्चों को शुरू से जो सिखाते हैं, क्योंकि सारा कानून आधारित समाज है, अगर कानून की शिक्षा शुरू से ही नहीं है तो हम पकड़े जाते हैं। जब पुलिस वाला चालान करता है, हम कहते हैं हमें तो ये कानून पता ही नहीं था। तो हम बच्चों को शुरू से ही कानून सिखाते हैं। अभी सवित्री आपको कानून बताएगी। सवित्री, टेल व्हाट इज हेल्पफुल लॉ? Law is a set of rules which can be enforced by the government. Law number of rules है जो गवर्नमेंट लोगों से फोर्सफुली अवे करवाती है। पर्पस ऑफ लॉ? The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. अच्छा, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ लॉ? One must wear a helmet while driving a motorbike as per law. Demand for dowry in marriage is prohibited by law. No one can pollute water and air as per law. No one can destroy the public property as per law. Illegal digging of public road is a violation of law.
Illegal blocking of public road is a violation of law. Playing loud music is a violation of law. Adulteration of food is a violation of law. वेरी गुड। सो ये आपने देखा जी, ये बच्चे कानून की परिभाषा शुरू से ही सीख रहे हैं, क्योंकि कानून आधारित समाज है, कानून के बारे में पता नहीं होता। फिर हम जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हम रिश्वत देते हैं, और शुरू से बच्चों को पता हो कि कानून कैसे बनता है, कैसे चलता है, किस सरकारी अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगा तो आपके पास क्या राइट्स हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के। ये सारी चीज़ें शुरू से बता दो, तो फिर ये नेता हमें गुमराह कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हरिओम जी, आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और ऐसी ही शिक्षा देते रहिए। समय समय पर हम आपके साथ, आपके इन सभी बच्चों के साथ लगातार बातचीत करके ये संदेश देश के उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो आपसे संपर्क करें, आप उन्हें शिक्षित करें और देश को आगे बढ़ाएं। शिक्षा आप जी। एक संदेश जरूर और दीजिए कि 75 साल हो गए, जो 75 साल से शिक्षा हमें मिल रही है गुलामी की, उसको बदलने का वक्त आ गया है, और उसको बदलने के लिए एक नारा जरूर लगाए हमारे पूरे देश में हर नागरिक की, शिक्षा बदलो देश बदलो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और शिक्षा बदली जाए। हालांकि सरकार अमिटमेंट करती रहती है शिक्षा में, लेकिन मुख्य नारा तो यही होना चाहिए कि सब देश शिक्षित हो, सब राष्ट्र शिक्षित हो, तब सब हम अच्छे काम, अच्छे रोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका भी शिव जी, आपने मेरे को मौका दिया आपके सामने प्रस्तुत होने का, अपने विचार रखने का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिओम जिंदल जी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इस समय लुधियाना में उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इन्हें कानून की, किस तरीके से संविधान की जानकारी देते हैं। संविधान और कानून ही भारत के दो मुख्य अंग हैं। अगर इनकी बच्चों को जानकारी है तो वो अपने सब काम करने में सक्षम है। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार।